सोहम खान को यहाँ आए 5 दिन हो चुके थे। वो लाहौर में बने अपने अपार्टमेंट में बैठा था जब फ़ोन रिंग हुआ। इसने ये देखकर कॉल पाशा किया, फ़ौरन फ़ोन अटेंड किया। यस डैड। सोहम खान को कुछ गैर मामूली महसूस हुआ। सोहम खान, इसीलिए हम तुम्हें मोहतात रहने का बोल रहे था कि दुश्मन तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा ताकतवर है। तुमने इसके ख़ास आदमी को गायब किया। वो हिसाब लेने पहुँच चुका है पाकिस्तान और इसे मालूम हो चुका है तुम्हारी डेड बुक में अब इसके भाई का नाम टॉप ऑफ द लिस्ट है। और जानते हो ना कि वो कौन है? चीमा है वो, चीमा। पाशा का गैर मामूली लहजा। सोहम के माथे पर बेशुमार बल आए थे। इट्स ओके डैड। वो क्या है, इसका बाप भी कब्र से उठकर आ जाता जिसे आप कई साल पहले जहन्नुम रसीद कर चुके हैं, तब भी अपने मकासद से एक इंच पीछे ना हटता। नाउ रिलैक्स डैड, बेफिक्र रहें। वो कम अज़ कम मेरे होते किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सबसे ज़्यादा फ़िक्र मुझे ईशान की होती है, इसकी बीमारी की वजह से जो मेरे साथ है। अब मुझे कोई फ़िक्र नहीं। इसका इत्मीनान काबिल दीद था। पाशा ने सर्द सियाह भरी और फ़ोन रख दिया। ईशान और वो जिस टारगेट की तलाश में थे, इसे ढूंढने में इतने वक्त दिक्कत पेश आ रही थी। अब भी वो अपने पुराने फ्लैट्स वाली बिल्डिंग में दाखिल हुए थे। रानी बाई और इसकी शागिर्दे रवाहा को लेकर रुस्तम विला पहुंच चुकी थी, जिसके एक ख़ास कमरे में अभी वो ठहरी हुई थी और इसे तैयार होना था। वो जाए नमाज पर बैठी थी और दुआ के लिए हाथ उठा रखे थे। 5 दिन हो चुके थे। छोटी सी जान सूली पर लटकी थी। अगर इसके बस में होता तो वक्त की सुइयों को वहीं रोक देती, ना गुजरता, ना इसकी जान पर पल पल अज़ाब आता। परवरदिगार आलम इस रहीम करीम से ही अब मदद की तलबगार थी। इसके बंदों ने तो अब तक जुल्म बर्बरियत की हर हद पार करते ऐसा सख्त मायूस ही किया था। वो पाक परवरदिगार की रहमत से मायूस हरगिज़ नहीं थी कि जब फ़िरौन किसी भी सूरत में, किसी भी दौर में झूठा खुदा बनता है तो उसी सूरत हर दौर में से गरूर को तार तार करने मूसा भी नाजिल हो जाता है। इसने भी किसी मूसा की दुआ मांगी थी कि आकर वो इसे फ़िरौन के फितने से निजात दिलाए, और दुआ तह दिल से मांगी थी। दुआ में आंसू बहा रही थी जब तारा फिर इसके कमरे में दाखिल हुई थी। हाथ में एक बहुत बड़ा पैकेट था और चेहरे पर तंज़िया और मानी खेज मुस्कुराहट आकर से तैयार किया था। आज इसकी मुदहाई थी, यानी नीलामी का दिन था। बिनते हवा की एक इतनी बड़ी तंजलील की इंसानियत भी शर्मा जाए, और यह तो इसे किसी तौर मंजूर न था, चाहे भी कुछ भी हो जाता। तारा ने इसे ज़बरदस्ती और बेहुदा सुर्ख लिबास पहना कर तैयार किया था। ये लाहौर के पोश इलाके में बना बहुत बड़ा रुस्तम का बंगला था, जिसे दुल्हन की तरह सजाया गया था। आज यहाँ गैर मामूली बड़ी बड़ी गाड़ियों का रश था। आखिरकार मशहूर रह चुकी तवाफ रानीबाई के बड़े कोठे की इस नफेस लड़की की मुँह दिखाई की रस्म थी, जिसके हुस्न के चर्चे दूर दूर तक फैल चुके थे। वो इतनी हसीन थी कि जुर्म की दुनिया के बेताज बादशाह रुस्तम की मंजूर नज़र थी, जिसे हासिल करना रुस्तम की जिद्दत जुनून बन चुका था। वो मखमल की तरह नरम मलाई वजूद की हामिल परी पेकर वजूद, जिसे पाने को वो कब से मचल रहा था। मगर रानी बाई के कोठे का ये बड़ा सख्त असूल था कि लड़की 18 साल होने के बाद बड़े पैमाने पर इसकी मुफाद दिखाई की रस्म होती थी, जिसमें इसे पेश किया जाता और कदरदानों में जो सबसे बड़ी बोली लगाता वो सबसे पहले इसकी हो जाती। मगर आज तो बस खाना पूरी ही होने जा रही थी। एक ज़माने को पता था कि वह मखमली नाजुक गुड़िया 26 साल ज़ालिम सफ़ाक रुस्तम दादा की मंजूर नज़र है, तो किसकी मिजाल थी इस पर नज़र डालता। महफिल अपने उरूज पर थी। रुस्तम विला के बेसमेंट के हाल में फंक्शन था, जहाँ दूसरी लड़कियाँ अपने रक्स का जादू जगा रही थी। ऊपर की मंजिल के गेस्ट रूम के बड़े आईने के सामने वो हुस्न की देवी आज तैयार होकर बैठी बड़ी देर से खुद को देख रही थी। अगर दुनिया की निगाह से देखती तो इससे बढ़कर कोई हसीन नहीं था, मगर वह खुद को अपनी रूहानी आँख से देख रही थी। अपनी शक्ल काफ़ी मकरू और गलीज़ लगी। सुर्ख लहंगा जिसकी चोली हाफ ब्लाउज थी, मगर ऊपर जालीदार ऊपर था पैरों तक, और जालीदार सुर्ख दुपट्टा, सुर्ख लिपस्टिक और दो आतशा हुस्न ख्याल के तहत उठी और वहीं सरचे में गिरकर बोली, परवरदिगार आलम, अगर इतनी इबादत में से कोई एक इबादत भी पसंद आई हो तो इसी के सदक़े जो करने जा रही हूँ इसमें मेरी मदद फरमा। वो चुपके से उठी, खिड़की में गई, खिड़की फैलांगी और जिस हस्ती से मदद मांगी थी वो कभी मदद भी भेज देता है। सो पिछले गेट में गार्ड मौजूद ही ना थे। वो अंधेरे में धड़कते दिल के साथ गेट पार करके इतनी भागी थी कि जितना भागा जा सकता था। मगर कब तक? रुस्तम के कुत्ते जल्दी तक पहुंच गए, मगर वो भागती रही और खुशकिस्मत से एक अंधेरे में डूबे इलाके में पहुंची और डूबे में अपार्टमेंट में चली गई। बिना सोचे समझे वो दीवार फांद गई और अपार्टमेंट खाली महसूस हुआ तो अंदर चली गई। इसे 1 हफ्ता हो चुका था मेंटल हॉस्पिटल आई, जो जहनी कर्ब और अजियत से मिफरा गुजर रही थी। आसपास का माहौल था, इसे अब ऐसा लगने लगा था कि वो सचमुच पागल है। ये गैर मारूफ सा मेंटल अजाइलम था, जिसके पहले कभी नामो निशान भी नहीं सुना था। 1 हफ्ते तक तो सुकून था, मगर इस रात वो मुकम्मल होश में थी जब मेडिसिन दी गई, और रोज़ की तरह इसने मेडिसिन अपने मुंह में जुबान के नीचे छुपा दी। नर्स के इधर उधर होने के बाद इसने वो कैप्सूल रोज़ की तरह खिड़की से बाहर उछाल दिया। अब वो आंखें मूंदे लेटी थी और इसके हिसाब से मेडिसिन लेकर सो चुकी थी जब कुछ लोगों के कदमों की चाप बेड तक आती महसूस हुई। बेड तक आकर इनके कदम रुके थे। हम बताओ ज़रा, कैसा माल है, कैसा तगड़ा माल ढूंढा है मैंने। अब जल्दी से मुंह मांगी कीमत की हामी भरो तो कल रात ये तुम्हारे बेडरूम में पहुंचा दी जाएगी। अब आखिर इसकी भाभी भी तो यही चाहती है। मिफ्रा के डॉक्टर की आवाज़ इससे कानों में जैसे पिघला हुआ शीशा अडेला था। हाँ, बहुत खूबसूरत है।
कल रात आज रात क्यों नहीं, और मुंह मांगी रकम मैं दिलो जान से देने को तैयार हूँ। भारी ललचाती मकरू आवाज़ गूंजी, अरे नहीं, आज तो मेडिसिन दे चुके हैं, वैसे भी इंतजामात तो कल के हैं सारे, तो एक दिन जबर कर जाओ। डॉक्टर ने झिड़का। यूँ भी वो सब शैतान सरगोशियों में मसरूफ़ थे और अब बातें करते करते वापस जा चुके थे। मिफ्रा के सर पर आसमान टूटा था। वह बेहस बेगैरत लड़की पता नहीं किस जन्म का बदला ले रही थी। इससे जल्दी से दिमाग चलाया। अब किसी भी सूरत इसे यहाँ से निकलना था। इसके पास कल दिन तक का वक्त था। इसने दुआ मांगते हुए अल्लाह ताला से मदद तलब की थी। जेके कि अब तक रिसर्च के मुताबिक जो मेन नाम सामने आया था वो डॉक्टर जावेद का था। इस काले धंधे की कोश मार्केट का सरगना वही था, और तो और इस हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने इसी नाम से एक मेंटल असाइलम भी था जिसे वो बहाने से सर्च कराया था। इसका शक यकीन में बदलने लगा था। इस मेंटल हॉस्पिटल में वुमेन ऑर्गन्स की स्मगलिंग का काला कारोबार किया जा रहा था, या शायद इससे भी कुछ ज़्यादा अजीब। मछली बाजार था, कोई कहने वाला ना कोई सुनने वाला। वो जानबूझकर कैंटीन तक आया था जब आज फिर हॉस्पिटल के लेबर रूम में गैर मामूली हलचल सी। सबसे ज़्यादा जुल्म तो ख़वातीन पर ढाया जाता था, खासकर वो ख़वातीन जो अनपढ़ और देहाती होती थी और किसी गिरां या गोट की होती। जेके चुपके से अपने ऑफिस आया। इसने आकर एयरपोर्ट्स कान में लगाकर माइक्रोफोन ऑन किया। जो बातें की जा रही थी और जो इसे समझ आ रहा था, ये लोग इंसानियत के किस निचले दर्जे पर पहुंच चुके थे, या यूँ कहना चाहिए कि हमारे कौन से अलग दर्जे पर फाइज थे। इनके मुताबिक आज ख़वातीन की बल्कि कमसुन लड़कियों के 2 केसेस ऐसे आए थे जिनकी नई नई शादी हुई थी और एक 5th मंथ प्रेग्नेंट थी, तो एक 6 किसी वजह से दोनों के ही बच्चे पेट में ही मर चुके थे और अब वो इस मछली बाजार में अपना इलाज करवाने आई थी। जेके सदमे से गंग तो तब हुआ जब इन्हें और इनके लवाहिकीन को खुद साख्ता गंभीर पेचगोइयों का बोलकर खौफजदा करके सी सेक्शन के लिए रजामंद किया जा रहा था। जेके का दिल किया पूरे हॉस्पिटल को आग लगा दे। इस ज़माने में भी जो ऐसे जाहिल लोग थे कि इन्हें यह भी नहीं मालूम कि मेडिकल इतनी तरक्की कर चुकी है कि महज 3 वक्त की एक टैबलेट से ऐसा मुर्दा हमल बासानी अबॉर्ट किया जा सकता है, वो भी माँ को नुकसान पहुँचाए बगैर। अगर ये कोई काम मुस्तैद डॉक्टर करती तो बासानी से ऐसे केसेस हैंडल कर सकती थी, तो ये सी सेक्शन करवा कर क्यों अपनी बच्चियों को ज़िबा करवाने वाले थे कि वो फिर आगे की ज़िंदगी में भी बार बारी इस दर्दनाक मरहले से गुजरती। कुछ देर सोचकर वो उठा था। सोनिया को इशारा किया। इसने सर इस बात में हिलाया और हॉस्पिटल का तमाम कंट्रोल अब इस जल्लाद जेके के हाथ में था। तभी इसने ऑपरेशन थिएटर में ऑक्सीजन गैस लीक करवाकर वहाँ शॉर्ट सर्किट करवा दिया। अचानक ही आग भड़क उठी थी और चारों ओर फैल गई थी। जेके अब इत्मीनान से खड़ा तमाशा देख रहा था। वो लोग अपनी बच्चियों को लेकर वहाँ से जा चुके थे। अब इससे बाकी का काम रात को सर अंजाम देता ना था। रात के घूप अंधेरे में रात के 3 बजे वो लंबा चौड़ा पुरुष रात से खून में सिने हाथ और कपड़े लिए अपने छोटे से बने डिपार्टमेंट में हमेशा की तरह पिछली दीवार से दाखिल हुआ। 6 फुट से निकलता कद, सुर्ख और सफ़ेद रंगत, भूरे बाल और काई जमी सब्ज पुरस्रार आंखें जिनमें नफरत, गुस्सा, इंतहा पसंदी, शिद्दत पसंदी का एक जहाँ बात था, जैसे वो अपनी राह में आने वाली चीज़ और जीरो को काट कर फेंकने वाला हो। चेहरा रुमाल से ढांप रखा था। बाएं हाथ में वो आला स्कैपल था। इसका फ़ोन वाइब्रेट हुआ। जिब्रान कॉलिंग आ रहा था। यस करके कान को लगाया तो दूसरी तरफ इतला ने सब्ज आंखों में शोले भड़का दिए। सोहम खान, तुम्हारा दूसरा शिकार, एक और शिकार दाम में फंस चुका है। फ़ौरन वापस आओ कि पुरस्कारियत में डूबी आवाज़ के सुनने वाले के रोंगटे खड़े हो जाए। फ़ोन रखकर पॉकेट में डाला और स्कैल्पल को उंगलियों में बहुत तेज़ी से घुमाया। इसके इश्ताल को तूफान को अंदर दबाने की खास लामत थी। वो जिब्रान का फ़ोन सुनकर अंधेरे में अंदर आया था और हमेशा की तरह पहले एक मखसूस रूम में गया और फ्रेश होने के बाद अपने कपड़े चेंज किए, फिर अपने रूम में आया। मुलगजा अंधेरा, मगर इससे पहले ही चंद आदमी इसके रूम में घुसते चले आए थे। वो संजीदगी से इनकी तरफ मुड़ा था। ए, हमें तुमसे कोई मतलब नहीं है, मगर गोली खाकर भेजा नहीं। खुलवाना तो बताओ, यहाँ एक लड़की आई है, इसे छुपाया तो नहीं? नो, एक लफ्ज़ी जवाब था। अब तो इन गुंडों को भी सामने वाले की पुरस्कार का नुमा आंखों में देखकर वहशत हुई थी। उल्टे पैर वापस भागे। इसने लाइट जलाई, रुमाल निकालकर अपने चेहरे पर बांधा और चलकर अपनी ड्रेसिंग तक आया। झटके से ड्रेसिंग खोली। बाहर आओ, कौन हो तुम, और जुर्रत भी कैसी की मेरे अपार्टमेंट में घुसने की? वो धाड़ा तो एक डरी सहमी सुर्ख घुटरी अलमारी से बरामद हुई जिसने अपना चेहरा सुर्ख आंचल से ढांपा हुआ था। वो गुस्से से पागल हुआ। कुछ जवाब सुनने को मिलता इससे पहले ही हो तो इसे यहाँ छुपा है, चुपचाप हमारे हवाले कर दो इसे, नहीं तो मुफ्त में जान से हाथ धो पिटेगा। पीछे से इन गुंडों को चिल्लाने की आवाज़ आई तो इत्मीनान से मुड़ा। जब रोशनी में गुंडों ने सामने खड़े शख्स को देखा तो इनके दांतों तक पसीने छूटे थे। रुमाल बंदे समजाखों वाले बेरहम और सफाक एग्जीक्यूशनर को देखकर कौन नहीं जानता था जो जीता जागता मौत का फरिश्ता था। वो गया गए। देखो सोहम खान, ये रुस्तम दादा की मंजूर नज़र है, इसे ना लेके गए तो हमें मारकर कुत्ते को आगे डाल देगा। हमें इसे लेकर जाना है, ले जाओ। वो लापरवाही से बोला, मगर रुस्तम के नाम पर सबसे आंखों की काई में जैसे चमक आई थी। पीछे खड़ी इस लड़की ने फटी फटी आंखों से रुस्तम के इस वफादार भेड़िए को अपनी जानिब बढ़ते देखा था। वो इस जल्लाद के पहलू से आगे जाना चाहता था जब इसका बायां हाथ फिजा में लहराया और स्कैल्पल से इस गुंडे की आधी गर्दन कटकर पीछे कमर के साथ लटक गई थी। खून का एक फौरा फूटा था जिससे कमरे का फर्श सुर्ख रंगोज में रंगा था। ये तुमने अच्छा नहीं किया सोहम खान, वो चिल्लाते इसकी जानिब लपके, मगर अफसोस कटे एज़ा के लिए जल्द ही फर्श पर ढेर हो गए। मगर इनमें से
एक को इसने जिंदा छोड़ दिया और खून की नदी बह गई थी और ज़रा सा झुका। तुम रुस्तम दादा से कहना तुम्हारी मंसूरी नज़र जल्लाद के पास है, मर्द के बच्चे हो तो आकर इसे ले जाना। वो कहता पीछे मुड़ा और सुर वजूद वाली इतना दिल दहला देने वाला खून खराबा देखकर अब उसकी बेहोश हो चुकी थी। इसके माथे पर बेशुमार बलाएं, वो औंधे मुंह दूसरी तरफ जानिब रुख किए ज़मीन पर ढेर थी। पॉकेट से फ़ोन निकालकर किसी को फ़ोन किया। कुछ देर बाद मुंदी कमरे में दाखिल हुई थी। अंदर का नज़ारा देखकर इसे अपना दिल थामा। इसे उठाओ, हमें निकलना है अभी यहाँ से। इसने मुन्नी की तवज्जो अपने पीछे दिलाई और कहता बाहर की जानिब बढ़ा। ईशान की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी, इसे भी संभालना था। रात के अंधेरों में इन्होंने लाहौर से कराची तक का सफ़र अपने हेली में तय कर लिया था। महाबीर अपने ऑफिस में बैठा, वकालत की दुनिया का बेताज बादशाह और दिन में अदालतों में एक मसीहा मगर रातों का एक एग्जीक्यूशनर। वो बहुत ज़रूरी फ़ाइल अपने सामने खोले बैठा था जब फ़ोन रिंग हुआ। आज वो काफ़ी लेट हो चुका था। अपने काम में इतना मसरूफ़ था कि वक्त गुजरने का एहसास ही ना हुआ। नंबर देखकर फ़ौरन फ़ोन रिसीव किया था क्योंकि इसके ख़ास वफ़ादार आदमी का फ़ोन था जो कोई बहुत ख़ास इन्फॉर्मेशन देने को फ़ोन करता था। यस वसी, बताओ क्या बात है? इसने सरसरी से लहजे में पूछा मगर अगली बात सुनकर इसके माथे पर लकीरों का जाल सा बिछा था। चेहरे ने गुस्से की इंतहा से लहू छिलकाया था। सर, मैम हवेली से बाहर निकली हैं, छोटा सा सफरी बैग हाथ में है। अम्मा जी को शायद बताकर निकली हैं क्योंकि वो गेट तक इन्हें छोड़ने आई थी और बहुत बुरी तरह रो रही थी। और मैम कैब में बैठकर निकली हैं, मैं इनका पीछा कर रहा हूँ। अगला हुक्म समी ने इत्मीनान से सारी तफसील बताई थी। हाँ, चेक करो किधर तक जाती है। दरअसल बात यह है कि मैम ने मेरे हाथों अपनी टांगें तुड़वानी है। महावीर ने दांत पीसे जब इधर पहुंचे तो अंदर जाने से पहले शीला से कहना इसे उठा ले। तुम लोगों में से किसी ने हाथ लगाया तो जड़ से उखाड़ दूंगा। हाथ ले जाकर मेरे अपार्टमेंट के ब्लैक रूम में फेंक दो, फिर मैं खुद ही देख लूँगा। महाबीर ने चटकते एहसाब समेत सुरतो सपाट लहजे में कहा। ओके सर। समीन फ़ोन रख चुका था। वो झटके से उठकर वहाँ से निकला था। एक हफ्ता हो चला था मगर रोशे बेबी ऐश को नहीं भूली थी और अब वो पछता रही थी। इससे पहले ही आरोशे की पहले ज़िद पर इस अजनबी को नहीं बुलाना चाहिए था। इन 5 दिनों में आरोशे ने इसे तिगनी का नाच नचा दिया था। इसकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती ही चली जा रही थी। अलीज़े खुद भी एक मरतबा हॉस्पिटल रह कर आ चुकी थी। वो खुद कितनी बीमार थी पर इसे आरोशे की जाती फिक्र थी। अब तो दिल ने उम्मीद भी ख़त्म कर दी थी। मायूस हो चुकी थी कि वो आएगा, शायद इसे आरोशे का ख्याल आ जाए। मगर इधर ऐशान ने चंद दिन बहुत मुश्किल और तकलीफ में गुजारे थे। इन दोनों दिनों एक एक पल भी इसका चेहरा इसके तस्वुर ख्यालों से ओझल नहीं हो पाया था और जिस कंडीशन से वो गुज़र रहा था ख़ुद भी बीमार हो चुका था। सो हमने बड़ी मुश्किल से संभाला था इसे। अब इसे 1-2 दिन इसी फैज़ में अपने रूम में गुजारने होंगे।